हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने अपने टैक्स के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले हमने जाना था कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। आज जानेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, उसका मीनिंग जानेंगे एंड उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को जानेंगे। ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। आज के टाइम पे इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जीएसटी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है। अब दोस्तों अगर मोटा मोटी मैं पूछूं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो इनकम पे लगता है, प्रॉपर्टी पे लगता है, वेल्थ पे लगता है। ठीक है। कैपिटल गेन पे लगता है, उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। जिसके ऊपर लगता है उसी को देना पड़ता है, कोई और के ऊपर ट्रांसफर या फिर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। एंड दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। ये भाई अच्छी बात आपने कही कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, इंपोज करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट वसूलती है। स्टेट गवर्नमेंट को इसमें कोई भी पैसा नहीं मिलता है। अब दोस्तों जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है जीएसटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती है। दोनों लोग मिलकर लगाते हैं और पैसा आपस में बांटते भी हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा आगे। अब दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस विच हैव देयर प्राइमरी बर्डन, यानी स्टार्टिंग में इसका जो बर्डन होता है। ठीक है। प्राइमरी बर्डन यहाँ पे होगा आपका। ठीक है। और इम्पैक्ट ऑन अ सिंगल पर्सन, किसी स्टार्टिंग में इसका जो भार होता है किसी एक इंसान के ऊपर आता है। ठीक है। ओके। बट दैट पर्सन सक्सीड इन शिफ्टिंग हिज बर्डन टू अदर, बट वो पर्सन चाहे तो उस बर्डन को किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकता है। ओके। दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पे सचिन तेंदुलकर को दुबई के प्रिंस ने फरारी कार गिफ्ट की थी। ठीक है। अब मान लो कि फरारी कार सपोज की 10 करोड़ की है। ठीक है। अब भैया दुबई के प्रिंस ने तो भैया सचिन तेंदुलकर को फरारी कार गिफ्ट कर दी। दिक्कत क्या हुआ, जब वो इंडिया में आई तो इंडिया में उस समय नियम था कि जो भी सामान इंडिया में आएगा उसके ऊपर 100% का टैक्स लगेगा। यानी 10 करोड़ की फरारी तो फ्री में दे दी, लेकिन इंडिया में जब उसको लाया गया तो मतलब कि दुगना, यानी कि 10 करोड़ का और टैक्स लग गया था। तो सचिन तेंदुलकर ने लेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? अगर वो कार लेता तो उसको भैया 100% टैक्स, यानी कि 10 करोड़ पे देना पड़ा था केवल टैक्स के नाम पे। समझ में आपको आ गया? ठीक है। तो भैया इसी यहाँ पे क्या हो गया, दुबई के जो शेख जी थे उन्होंने क्या किया, अपने टैक्सेस की शिफ्ट क्या कर दिया, टैक्सेस को शिफ्ट कर दिया सचिन तेंदुलकर जी के ऊपर। ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों इन अदर वर्ड्स एन इंटायर टैक्स इम्पोज ऑन अ वन पर्सन, ये किसी एक के ऊपर आप लगा सकते हो, बट इज पेड पार्सी और होई बाय अनदर। वो चाहे तो वो खुद भी पे कर सकता है, चाहे तो कोई और भी पे कर सकता है, आधा या पूरे तरीके से। ठीक है। Indirect taxes are shifted and incidence of these taxes fall on a person other than the original payer। देखो जिसके ऊपर लगा है कोई जरूरी नहीं कि वही दे, कोई और भी दे सकता है, कोई कंपल्सन नहीं कि वही इंसान ये टैक्स पे करे। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट कंप्राइजेस, इसमें होता है पहले क्या क्या होता था, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी। सीएसटी मतलब सेंट्रल स्टेट टैक्स। ठीक है। ये आपका यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि यूनियन गवर्नमेंट क्या होती है। यूनियन मतलब होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि भैया उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी कि जीएसटी के आने से पहले जो आपका इंडायरेक्ट टैक्स होता था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट अपने टैक्स लगाती थी। ठीक है। ओके। आपने बहुत बार सुना होगा कि भैया बहुत सारे पिक्चर के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिया। ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब स्टेट गवर्नमेंट ने लगाया था मूवीज के ऊपर इंटरटेनमेंट टैक्स। तो इंटरटेनमेंट टैक्स कौन लगाया था उस समय? स्टेट गवर्नमेंट। और उसने हटा भी दिया, तो लगाना हटाना स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में था। लेकिन ये जो आपके टैक्सेस आपको दिख रहे हैं, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सीएसटी सेंट्रल स्टेट टैक्स, सर्विस टैक्स, ये आपके यूनियन गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस आए कन्वीनियंट फॉर बोथ द टैक्स पेयर एंड द गवर्नमेंट, दोनों के लिए भाई आसान था ये। एज टैक्स आर पेड ओनली, ये टैक्स तभी पे किया जाता था, ओनली व्हेन द गुड्स आर परचेज, जब सामान को खरीदा जाता था। सो टैक्स पेयर डज नॉट फी बर्डन ऑफ टैक्स। तो भैया अगर आपने सामान नहीं खरीदा टैक्स नहीं पे करना है। यानी ऐसा नहीं कि इनकम कमाया तो टैक्स देना है, यहाँ पे सामान खरीदोगे तभी टैक्स देना होगा। ठीक है। दिस टैक्स इज कन्वीनियंट टू गवर्नमेंट, क्योंकि एज इट कलेक्ट अमाउंट डायरेक्टली फ्रॉम अ प्रोड्यूसर। अब देखो कस्टमर हमको केवल किससे मतलब है, इंपोर्टर से मतलब है या फिर प्रोड्यूसर से मतलब है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहेगी भाई आपने इतना बेचा हमको टैक्स दो। कस्टमर से कोई मतलब नहीं है। आपका काम है कस्टमर का सामान बेचो, पैसा वसूलो, हमको दो। ठीक है। तो ये वसूलना भी बड़ा आसान काम था, कितने ही सामान बनाने वाले होंगे। ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, यह है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर द इंसिडेंट ऑफ टैक्स, यानी कि वो इंसान जो सरकार को डायरेक्टली टैक्स पे किया है भाई भी उसी को सहना पड़ता है। ठीक है।
इसमें ये जो टैक्स होता है ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। क्या होता है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जितनी ज्यादा इनकम टैक्स भी उतना ज्यादा लगेगा। ठीक है, इन नेचर हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे। ठीक है, बर्डन ऑफ टैक्स बॉर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ, यानी कि जो बर्डन है वो इंसान को ही सहना पड़ेगा। यहां पे ध्यान दो। ठीक है, अब दोस्तों द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द कस्टमर, वो कस्टमर से वसूल के गवर्नमेंट को जमा करता है। ठीक है, दस इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड टू अदर पर्सन, यानी कि अब देखो टैक्स दिया किसने? कस्टमर ने दिया। पे किसने किया? भैया जो सामान बेचने वाला है वो पे किया है ना। ठीक है, टैक्स को कस्टमर से वसूला गया, टैक्स लगा किसी और के ऊपर है, बट वो पे कौन कराया है? भैया बिजनेसमैन पे कराया है। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल। ये होता है रिग्रेसिव इन ऑल। ठीक है, कंज्यूमर इक्वली बियर द बर्डन, सब लोग भैया एक बराबर टैक्स पे करता है, ना कोई कम ना कोई ज्यादा। ठीक है, अब दोस्तों बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, इसके बर्डन को मैंने क्या कहा? आप दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अब भैया यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। पहले आपका है पहले आपका है डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये आपका हो गया पहले इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स या फिर अदर। इनकम में आ गया टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन वेल्थ, ये वेल्थ यानी कि प्रॉपर्टीज। ठीक है, ओके, फिर इंटरेस्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स। ठीक है, इन सब पे भी टैक्स आपको देना पड़ता है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक हो गया आपका गुड्स एंड सर्विस। देखो ये जीएसटी के पहले का बात हो रहा है। ठीक है, यानी जो इनडायरेक्ट टैक्स भी होता था वो किस पे लगता था? गुड्स और सर्विस पे लगता था। अब उसका नाम ही चेंज करके रख दिया गया है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो भैया जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो भैया कुछ टैक्स रखते थे गुड्स के ऊपर और कुछ रखते थे सर्विस के ऊपर, या सर्विस टैक्स हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल सर्विस टैक्स क्या होता है कि किसी रेस्टोरेंट में गए खाना खाए, तो भैया वहां पे जो आपको एसी का पैसा है, आपको कस्टमर का जो सर्विस आपको दे आए, खाना आपको ला के दे आए, तो सर्विस का पैसा ही आता है। ठीक है, उसको कहते हैं सर्विस टैक्स। ठीक है, अब दोस्तों आता है पहला आपका है गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी। ये क्या होता है? ऑन मैन्युफैक्चर, अगर आप सामान कोई बना रहे हो, सामान को कोई मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो आपको जो टैक्स पे करना होता है उसको कहा जाता है एक्साइज ड्यूटी, जो कि पहले लगता था जीएसटी से पहले। ठीक है, तो व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी? अगर कोई सामान मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता था, जिसका नाम था एक्साइज ड्यूटी। अब ड्यूटी भी टैक्स ही होता है, अब इसको टैक्स ही समझो, ड्यूटी यहाँ पे टैक्स कहा गया। ठीक है, फिर आता है कस्टम ड्यूटी। अगर आप कोई सामान को इंपोर्ट करते हो या फिर एक्सपोर्ट करते थे पहले, तो आपको जो टैक्स देना पड़ता था उसका नाम क्या था? कस्टम ड्यूटी। ठीक है, फिर आता था सीएसटी, इंटर स्टेट से। अगर कोई सामान एक स्टेट में बना है, बिहार में बना है, यूपी में बना है और बिहार जाया है, तो अगर कोई सामान एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो भैया आपको टैक्स पे करना पड़ता था, जिसका नाम था सेंट्रल सेल टैक्स। ठीक है, फिर आ गया सेल टैक्स, वैट ऑन से विद इन स्टेट। ठीक है, अगर आपको अपने ही स्टेट में सामान को एक शहर से दूसरे शहर जाना है, जो टैक्स पे करना पाया है वो हो गया आपका सेल टैक्स। ठीक है, ओके, अपने ही स्टेट के अंदर, और अगर अदर स्टेट में तो आपका सेंट्रल सेल टैक्स। फिर अदर ऑक्ट्राई हो गया, एंट्री टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स। तो बहुत सारे छोटे मोटे और भी टैक्स हुआ करते थे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब दोस्तों स्पेशल फीचर, कुछ स्पेशल फीचर भी हैं और फिर फीचर भी हैं। कुछ स्पेशल फीचर हैं। पहला फीचर क्या है? ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ टैक्स बर्डन, यानी कि आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स के बर्डन को शिफ्ट किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको बार बार बताया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्साइज ड्यूटी विच इज पेड बाय द मैन्युफैक्चरर इज रिकवर्ड। देखो कौन पे करता है? मैन्युफैक्चरर। ये कौन पे करता है? एक्साइज ड्यूटी क्या होता है? जो सामान को बनाने के ऊपर टैक्स लगता है, ये मैन्युफैक्चरर पे करता है, सामान बनाने वाला पे करेगा ना। ओके, इज रिकवर्ड बाय द इंक्लूडिंग टैक्स इन कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। अब समझो बात को, एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है, चलो, पुराने समय के हिसाब से भैया जंगल से एक बंदा है। ठीक है, वो लकड़ी काट के लेके आया। ठीक है, लकड़ी काट, एक तो पे था, वो लकड़ी काट के लेके आ गया। ठीक है, इसने लकड़ी काट के गोल गोल इसका पटिया बना दिया। ठीक है भैया, तो इसको तो भैया खर्चा हो गया, इसको यहां से यहां आने में खर्चा हो गया 10 रुपए का। कितना खर्चा हो गया? 10 रुपए का खर्चा हो गया। ठीक है, ओके, इसने क्या कर दिया? ये था मिस्टर एक्स, इसने क्या कर दिया? इसने वाई को बेच दिया, वाई भी एक बंदा है भैया, वाई भी बंदा बेच दिया। 10 का खरीदा और इसको बेचा कितने का? इसको बेच दिया भाई साहब, क्या बोलते हैं, बेच दिया इसको आपने, मान लो कि 25 का बेच दिया। 25 का जब बेच दिया तो 10 रुपए तो इसका कॉस्ट था, 25 का बेच दिया, यानी इसने 10 रुपए का कॉस्ट प्लस 10 रुपए अपना प्रॉफिट प्लस 5 रुपए टैक्स। इसने क्या किया? 5 रुपए का टैक्स वसूल किया। क्या किया? अब 5 रुपए का टैक्स वसूल के क्या कर दिया? गवर्नमेंट को जमा कर दिया, गवर्नमेंट को जमा कर दिया। ठीक है, अब भैया इसने क्या किया? लकड़ी का पटिया खरीद दिया, इसको काट काट के पूरा पटिया बना दिया। क्या कर दिया? पूरा पटिया बना दिया।
पटिया बनाया एंड भैया पटिया बना के मिस्टर क्या बोलते हैं जेड को बेच दिया। जेड को कितने का बेच दिया भैया? जेड को बेच दिया यहाँ पे 25 का था, मानो कि भैया 100 रुपए का बेच दिया या फिर 105 रुपए का बेच दिया। ठीक है, तो यानी कि इसका तो भैया अब इसने क्या किया 105 का बेचा, इसने भी क्या किया भैया, इसका सामान खरीद कितने की थी 20 की खरीद थी, 5 रुपए टैक्स था जो कि इसने पीछे वाले को पे कर दिया, उसने 5 रुपए टैक्स जमा भी कर दिया। अब भाई साहब इसने सामान को 105 का बेच दिया, तो यानी कि इसके सामान तो आपका कॉस्ट 20 रुपए है, 80 रुपए प्रॉफिट हो गया इसके ये, और 5 रुपए का टैक्स इसने भी क्या कर दिया गवर्नमेंट को जमा कर दिया। अब भाई साहब ये आपका जेट था, इसने क्या कर दिया फर्नीचर बना दिया, क्या बना दिया फर्नीचर बना दिया, और फर्नीचर बना के कस्टमर को बेच दिया, कस्टमर से पैसा वसूल के टैक्स वसूल के गवर्नमेंट को जमा कर दिया। अब आप सोचो एक ही सामान के ऊपर ये भी टैक्स पे किया, ये भी टैक्स पे किया, ये भी टैक्स पे किया। सरकार ने कहा भैया और सुनो, फिर अब जब यहां पे सामान की जो वैल्यू है वो क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है, यानी कि जैसे ही सामान की वैल्यू में एडिशन हो रहा है इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है जैसे ही लकड़ी से फर्नीचर आगे बनता गया, जैसे ही वैल्यू ऐड होती गई उस पर टैक्स लगता गया। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि भाई साहब सरकार इसका टैक्स क्या कर देगी वापस कर देगी, कहेगी भाई हमने तो फाइनल टैक्स वसूल किया ना यहाँ पे, तो तुमसे हम टैक्स की क्या करेंगे, यानी कि एक बार टैक्स पहले जमा करो फिर वापस करो, इतना पंचायत है भाई साहब। यानी कि टैक्स पहले वसूलो फिर वापस करो, क्योंकि फाइनल टैक्स तो हमको यहाँ पे मिल गया होगा ना डायरेक्ट कस्टमर से, और इसने जमा कर दिया होगा, और उस समय सामान का जो दाम होगा वो क्या होगा एकदम हाईएस्ट होगा। तो यानी कि मैक्सिमम टैक्स तो अगर ऐसा वापस ना किया जाए तो सामान एक ही सामान पे कंपनी कितनी बार टैक्स वसूल जाइए, ये भी दिक्कत की बात है। ठीक है, तो टैक्स लेना टैक्स वापस करना, फिर कुछ पैसा कट जाना तो डिपार्टमेंट के चक्कर लगाना, घूस देना, ब्यूरोक्रेसी या टैपिज्म, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जिसके कारण से जीएसटी का आना जरूरी हो गया इंडिया के अंदर। अब क्या है एक सामान एक टैक्स, सामान बनाने वाले को टैक्स नहीं पे करना है, सामान जब बिकेगा तब टैक्स पे करना है, सामान बना लो कोई टैक्स नहीं जब तक कि वो बिके ना। अब क्या है ये कहानी खत्म, अब सामान बनाओ भाई साहब, जब वो कस्टमर को बेचा जाएगा तब टैक्स पे करने की बात आएगी। ठीक है, यानी कि पहले कहते सामान बनाओ बिके चाहे ना बिके टैक्स दो, ये तो दिक्कत की बात है। अब क्या हो गया नहीं भाई नहीं, अब क्या है जब कस्टमर खरीदेगा तभी टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज अ कमोडिटी टैक्सेशन, यानी कि ये सामान के ऊपर लगता है। ओके, एज द एक्साइज लेवी इज मेड इन रिस्पेक्ट टू कमोडिटी मैन्युफैक्चर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में सामान को बना रहे हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, by imposing direct taxes the ability of the taxpayer SSC is directly determined, यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर उस इंसान की एबिलिटी जितना इनकम कमाया होगा उसके हिसाब से टैक्स लगता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में सामने वाले की एबिलिटी से हमको कोई मतलब नहीं है, अगर सामान बेचा है बनाया है तो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब दोस्तों द टैक्स पेयर डज नॉट परसीव अ डायरेक्ट बेंच वी पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो भी टैक्स पेयर है उसको कोई भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता था। ठीक है, ओके। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इजियर टू कलेक्ट, इसको कलेक्ट करना और जमा करना आसान था, क्योंकि भैया हम टैक्स वसूल किससे आए हैं सामान बनाने वालों से, और बनाने वाले होते थे लिमिटेड। और डायरेक्ट टैक्स में क्या दिक्कत है, इनकम बहुत सारे लोग कमाए हैं तो उनसे वसूलना थोड़ा मुश्किल काम था। ठीक है, ये हो गया। टैक्स इम्पोज ऑन कमोडिटी डायरेक्टली अफेक्ट द प्राइस ऑफ कमोडिटी, भैया इनडायरेक्ट टैक्सेस सामान के दाम को अफेक्ट करते थे, जब किसी भी सामान के ऊपर टैक्स लगेगा तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा ना, तो भैया इनडायरेक्ट टैक्सेस सामान के प्राइस के कमोडिटी के प्राइस के ऊपर अफेक्ट करते थे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड क्या क्या नाम इसका देख रहे हो, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल को लगा हुआ है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था। ठीक है, आपका आ गया, फिर आपका आ गया कस्टम ड्यूटी आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, सेंट्रल से ही टैक्स, सर्विस टैक्स, स्टेट से ही टैक्स, स्टेट के अंदर ही सामान यहाँ से वहां करोगे तो टैक्स देना पड़ता था भाई साहब, अपना ही दुकान है सामान 100 200 लेके जाओगे टैक्स पे करो। ठीक है, ऑक्टेआई हो गया, इंटरेस्ट टैक्स हो गया, ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर टैक्स हो गया, फॉरेन ट्रैवल टैक्स हो गया, तो बहुत सारे टैक्स रखते थे। ठीक है, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, मूवीज के ऊपर जो रखता था जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। ठीक है, फिर दोस्तों आपका आता है मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यानी कि इसके फायदे पहले क्या है, ये कन्वीनियंट है, इसको लगाना बड़ा आसान है। ठीक है, ओके। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर मोर कन्वीनियंट टू पे दिस टैक्सेस जनरली बीइंग ऑन, क्योंकि कमोडिटी के ऊपर लगता है और सर्विस के ऊपर लगता है। ठीक है, दिस गाइज द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस डज नॉट प्रोवोक रीसेंटमेंट because they cause yes annoyance to public as the those taxes are not fed directly। देखो अब आप इनकम कमाए हो, आपके ऊपर टैक्स लगा दे तो आपको पता चलेगा अरे हाँ भाई इनकम कमाए हैं और टैक्स देना पड़ जाएगा, नहीं आपको पता चल जाए। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको पता नहीं चलेगा तो ज्यादा दिक्कत नहीं होती है,
यानी लोगों को ज्यादा दिक्कत समस्या झेलनी नहीं पड़ती है। यहाँ पे क्या कहा है, द इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस डू नॉट प्रोवोक, यानी कि आपको भड़का नहीं देगा। इनकम के ऊपर टैक्स बढ़ा दे घटाते आपको टेंशन हो जाएगा, लेकिन अगर इनडायरेक्ट सामान के ऊपर टैक्स बढ़ाए घटाएं तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ओके। नॉट इजी इवेडेबल, इसको चुराना आसान काम नहीं है। ठीक है, ओके। फिर ब्रॉड बेस्ड इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेशन यूजुअली बीइंग कमोडिटी टैक्सेस आर ब्रॉडर स्कोप, इसका स्कोप ज्यादा होता है। द लो इनकम स्टेटस ऑफ सोसाइटी विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी इजी कॉट इन अ नेट ऑफ सच टैक्स, यानी कि जो गरीब लोग हैं जो कि इनकम टैक्स नहीं पे करते हैं उनसे भी सरकार इस तरीके से टैक्स वसूल सकती है। ठीक है, फिर दोस्तों सोशल वैल्यू, समाज में वैल्यू, इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव अ हाई सोशल वैल्यू, दे कैन सर्व टू इंप्रूव सोशल मोराल एंड पब्लिक हेल्थ बाय डिस्करेजिंग कंजप्शन ऑफ सच हार्मफुल कमोडिटी एज इंटॉक्सिकेंट टोबैको। अब आपको पता होगा सिगरेट के ऊपर, टोबैको के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर सरकार ज्यादा टैक्स लगाती है। अब देखो समाज के अंदर सिगरेट भी बिक रहा है, तो बहुत अल्कोहल भी क्या है, सरकार क्या करती है, इनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगा के इनके कंजप्शन को कम करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो ये एक तरह से सोशल वैल्यूज को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, फोर्स्ड सेविंग, ये लोगों को मजबूर करता है कि लोग सेविंग करें। अब जब सरकार इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाती है ना, लोग कंजप्शन कम कर देते हैं, जिससे आराम से सेविंग हो जाती है। कंप्लीमेंट्री एडिशनल रेवेन्यू कैन बी इजी ऑब्टेन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार एक्स्ट्रा पैसा कमा सकती है इनडायरेक्ट टैक्स को लगा के। ओके, प्रोग्रेसिव इनडायरेक्ट टैक्स ऑन लग्जरी एंड सेमी लग्जरी आर प्रोग्रेसिव इन इफेक्ट। सुनो, अगर कोई लग्जरी आइटम है या फिर मानो कि आपके यहाँ फिर सेमी लग्जरी आइटम है तो वो प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, इनफैक्ट एज दे फॉल ऑन द ह्यूज पीपल कंजप्शन आउट, क्योंकि ये लोग केवल ये सामान केवल अमीर लोग खरीदते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वही भैया झूमर लगाते हैं घर के अंदर, तो झूमर में बहुत महंगा आता है। ठीक है, तो यानी कि लग्जरियस गुड्स के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है। ठीक है, क्योंकि वो महंगा होता है। अब दोस्तों आता है आपका इनइक्विटेबिलिटी, इसका क्या मतलब होता है, ये डिमेरिट्स आपके हैं, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स की कमियां हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अनजस्ट एंड अनइक्विटेबल, यानी कि ये भैया सही नहीं है, यानी कि लोगों को जो असमानताएं हैं उसको इक्वल नहीं करता है। ठीक है, दे आर रिग्रेसिव इन इफेक्ट सिंस दे आर चार्ज एट अ प्रोपोर्शनल रेट ऑन कमोडिटी ऑफ अ जनरल कंजम्पशन, यानी कि अमीर हो चाहे गरीब हो सबको टैक्स देना पड़ रहा है। भाई साहब ये कौन सी बात है, अमीर से ज्यादा टैक्स हो गरीब से कम टैक्स हो, सिंपल सी बात है। अगर आपको सामान पर टैक्स वसूलना है, जो गरीब इंसान है उससे भी आप सेम टैक्स वसूल रहे हो और अमीर से भी सेम टैक्स, तो दिक्कत आ जाएगी ना कहीं। ठीक है, फिर आता है यस प्रोडक्टिव, इनडायरेक्ट टैक्स डू नॉट कन्फर्म इन द कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड प्रोडक्टिविटी एज दीज टैक्सेस इन्वॉल्व मेनी स्टेज, देखो द आउट ऑफ कलेक्शन यूजुअली हाई इनिएशन टू रेवेन्यू यील्डेड, यानी कहने का मतलब है कि ये उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं करता है, क्योंकि सरकार बहुत सारे स्टेजेस में इसको लगाती है और बहुत डीप में जाके इसको वसूलती है। तो भैया वसूलना लगाना बड़ा आसान काम नहीं है। ठीक है, इसमें भी सरकार को वसूलने में भी सरकार का खर्चा हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इन्फ्लेशनरी पोटेंशियलिटी, अगर ध्यान ना दिया जाए तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के कारण महंगाई आ सकती है आपके देश के अंदर। ज्यादा अगर टैक्स हुआ तो ये महंगाई को ला देगा। ठीक है, दिस इंसेंटिव इफेक्ट ऑन सेविंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस डिस्करेज सेविंग व्हेन द पीपल हैव टू स्पेंड मोर विद राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि आपके सेविंग को भी कम कर देता है। अगर टैक्सेस बढ़ेंगे, कितना भी सेव कर लो, सामान का दाम वही आए ना, तो सेव करने का कोई फायदा नहीं होगा आपके। सेविंग इंसान क्यों करता है कि भैया मुश्किल के दिनों में, महंगाई के समय में आप बचा सको पैसा, वो यूज कर सको, बट जब महंगाई बढ़ती जाए तो आपके सेविंग ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, नो एजुकेटिव वैल्यू, इनडायरेक्ट टैक्स टीज बीइंग इनविजिबल, ठीक है, यहाँ पे टीज नहीं होना चाहिए, टैक्स बीइंग इनविजिबल एंड दे आर कलेक्टेड थ्रू मिडलमैन, यानी कि ये आपके इनविजिबल दिखाई नहीं देते हैं, ये इनविजिबल होते हैं, मिडलमैन के थ्रू वसूला जाता है। ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे आपके दिया हुआ है डिफरेंस। ठीक है, तो पढ़ते हैं, दे डू नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द कॉस्ट, यानी कि सामान के कॉस्ट के ऊपर या प्राइस के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है, कॉस्ट के ऊपर या प्राइस के ऊपर। ये क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स सामान की कॉस्ट को और उसके प्राइस को क्या कर देता है, बढ़ा या फिर घटा देता है। ठीक है, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विस के ऊपर लगता है और ये नहीं लगता है। फिर इनकम टैक्स, वही टैक्स एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इनडायरेक्ट टैक्सेस का। दिस टैक्सेस कंफर्म द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, भैया इसका काम क्या है कि लोगों के अंदर समानताएं आए, गरीब से कम टैक्स, अमीर से ज्यादा टैक्स, और अमीर से ज्यादा टैक्स वसूल के वो पैसे को इनडायरेक्ट तरीके से गरीबों के यूज करना। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे काम करता है, एकता के लिए, और ये इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। ये क्या भैया, इसके अपोजिट काम करता है, क्योंकि अमीर हो जाए गरीब, सबसे तो भैया एक ही टैक्स वसूल जाए हो ना। ठीक है, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन इनकम, ये इनकम पे लगता है, वेल्थ पे लगता है, प्रॉपर्टी पे लगता है,
डू नॉट अफेक्ट दोज विद लो इनकम, जिनकी इनकम कम है उनके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। दिस बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉल ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, टैक्सेस आर सम सेम है, ये सबके ऊपर लगता है, खाओगे टैक्स लगेगा, पियोगे टैक्स लगेगा, ठीक है। दे हैव एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी, इसमें चीजें सर्टेन होती हैं। द टैक्स पेयर नो द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल, इसको पता होता है स्टार्टिंग में ही कि अगर इतनी इनकम होगी तो इतना टैक्स पे करना होगा। बट यहाँ पे टैक्स इवेजन इज यस या कि इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, यहाँ पे टैक्स की चोरी ज्यादा होती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं ना कितनी इनकम होगी क्या होगा, तो यहाँ पे टैक्स इवेजन ज्यादा होता है। देयर इज नो शिफ्टिंग, यहाँ पे शिफ्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स डज नॉट क्रिएट इम्बैलेंस इन द यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, यानी कि इसके लगने या घटने से कोई भी हमारे प्रोडक्टिव रिसोर्स के ऊपर असर नहीं होता कि आपके देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, बट इसके घटने या लगने से भैया आपके देश का जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसमें घट रहा है या बढ़ता है। एग्जाम्पल, हम किसी ऐसे सामान के ऊपर टैक्स लगवा दे सरकार से कि भैया हम क्या सरकार अगर लगा दे तो क्या होगा, मानो कि भैया चावल के ऊपर टैक्स लग जाएगा, तो भैया लोग चावल कंजम्पशन कम करेंगे एंड भैया प्रोडक्शन भी क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। इसे ये एसेंशियल आइटम के ऊपर टैक्सेस नहीं लगते हैं, ठीक है। ये था आपका पूरा टॉपिक। होप कि आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बहुत सारी डीप में इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।